जापान की कहानी। 1868 की जापानी माइजी क्रांति में सामंती शासकों को हटाकर एक केंद्रीय सरकार का निर्माण हुआ। इस नई सरकार ने जापान के सामंती समुराई की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया और बदले में उनको एक निश्चित पैसा देने का निर्णय किया। परंतु दिक्कत ये थी कि इतना पैसा आए कहाँ से। एक तरीका तो ये था कि जापान विदेश से कर्ज लेता और उनके कर्ज के जाल में फंस जाता। इससे बचने के लिए जापान ने दूसरा तरीका अपनाया और साल 1882 में जापान ने बैंक ऑफ जापान की स्थापना की। ऐसा करके जापान एशिया का पहला देश बन गया था जिसने अपने स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की स्थापना की। बैंक ने बिना किसी से कर्ज लिए और बिना सोने के आधार पर पैसे बनाए और समुराई सामंतों को चुका दिया। इसके बाद उन समुराई सामंतों को अपना पैसा वापस बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि फिर उसे उस पैसे से और नए रोजगार पैदा किए गए। कुछ ही समय में सरकार द्वारा और पैसा बनाया गया, जिससे और उद्योग पनपने लगे। जापान में जितना पैसा टैक्स से इकट्ठा होता था उससे ज़्यादा मात्रा में सरकार नया पैसा छाप लेती थी। इस तरह से सरकार का बजट पहले की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गया। क्योंकि सरकार ने अपना खुद का ही पैसा बना लिया था, इसलिए उसे विदेशों से भी कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा। 1929 में सोशल क्रेडिट की नई आर्थिक थ्योरी देने वाले C.H. डगलस जापान में एक लेक्चर देने गए। सरकार द्वारा देश के लिए ज़रूरत के हिसाब से ब्याज मुक्त पैसा बनाने के उनके प्रस्ताव को जापान के नेता और उद्योगपतियों ने हाथों हाथ स्वीकार किया। C.H. डगलस की सभी पुस्तकें और पर्चों का जापानी में अनुवाद किया गया और पूरी दुनिया के मुकाबले जापान में उनकी सबसे ज़्यादा पुस्तकें बिकी। 1932 में बैंक ऑफ जापान में सुधार शुरू हुए, जो 1942 में जाकर पूरे हुए, जब उसकी प्रणाली को बदलकर जर्मनी के 1949 के रिच बैंक अधिनियम के आधार पर कर दिया और ये घोषित कर दिया गया कि बैंक एक विशेष संस्था है जो सिर्फ राष्ट्रीय हितों के लिए काम करेगा। इस बैंक का काम सिर्फ इतना था कि ये मुद्रा को नियंत्रित करे और जापान की सरकार की नीतियों के अनुसार पैसा बनाए, जिससे कि देश की क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। 1940 तक पहुँचते पहुँचते जापान पूर्वी एशिया द्वीप की एक प्रमुख महाशक्ति बन चुका था और उसका निर्यात अमेरिका और ब्रिटेन के निर्यात को बहुत तेजी से दुनिया में से हटा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान ने अगस्त 1940 में ग्रेटर ईस्ट एशियन को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाने की भी घोषणा कर दी, जिसमें पश्चिमी देशों की गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से पूर्वी एशिया के देशों के साथ मिलकर आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जाना था। जापान के इस कदम को देखकर बैंकर्स को ये डर सताने लगा था कि कहीं इस गठजोड़ से पूर्वी एशिया के दूसरे देश भी जापान की बैंकिंग व्यवस्था को न अपना ले। इसीलिए बैंकर्स के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि युद्ध करके जापान को रोका जाए। युद्ध करने को मजबूर हुआ जापान। 1949 के जुलाई महीने में अमेरिका ने वाणिज्य के ऊपर हुई 1911 की संधि को अपनी तरफ से खत्म कर दिया और जापान जो अपने देश में कच्चे माल का आयात करता था उसके ऊपर भी रोक लगा दी। जापान पर प्रतिबंध लगने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि 1940 में जापान पर अपने देश के एरोप्लेन में डालने वाले ईंधन पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया और जापान द्वारा निर्यात किए जाने वाले लोहे और स्टील पर भी नवंबर 1940 तक प्रतिबंध लगा दिया। 25 जुलाई 1941 को इंग्लैंड, हॉलैंड और अमेरिका के अंदर जापान की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले
जापान ने फ्रांस की अनुमति से शांतिपूर्वक कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर कब्जा कर लिया था ताकि चीन के अंदर जाने वाले रसद को रोका जाए। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पनामा नहर को सभी जापानी समुद्री जहाज़ों की आवाजाही के लिए भी बंद कर दिया और जापान पर रबर और तेल का भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए, जिसे अंग्रेजी में एम्बार्गो कहा जाता है। तेल पर प्रतिबंध की वजह से जापान में पहुंचने वाले सामानों में 88% की गिरावट आ गई। बिना तेल के अपना गुजारा करना जापान के लिए बहुत मुश्किल था। 1941 से 1944 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हिडेकी तोजो अपनी डायरी में बताते हैं कि कैसे अमेरिका जापान के द्वारा शांति बनाए रखने के सारे प्रयासों को लगातार नाकाम करता रहा था। अमेरिका बार बार जापान के सभी शांतिपूर्व व्यापार संबंधों को नष्ट करता जा रहा था, जिससे जापान के अस्तित्व के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा था। जापान पर आर्थिक प्रतिबंधों के लगा देने का मतलब ये था कि जापान के गले में एक फंदा लगा दिया गया था। सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और हॉलैंड के द्वारा ही जापान पर आर्थिक दबाव नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया के नौसैनिक बलों को और मजबूत करके उनको जापान की घेराबंदी के लिए समुद्र में उतारा जा रहा था। अमेरिका की भी नौसैनिक पनडुब्बियां जापान के समुद्र में लगातार मंडरा रही थी। एक अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने ये दावा तक किया कि जापान की नौसेना की टुकड़ी को कुछ हफ्तों के अंदर ही समुद्र में डुबाया जा सकता है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ये घोषणा भी कर दी कि जापान से युद्ध में ब्रिटेन 24 घंटे के अंदर अमेरिका की तरफ से युद्ध करने आ जाएगा। अमेरिका का युद्ध सचिव हेनरी स्टिमसन 25 नवंबर 1941 को लिखता है कि सवाल यह था कि हम उन्हें पहली गोली मारने के लिए कैसे प्रेरित करें।